ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 5। इतना इजी ऊपर कर रहे हो। सबको 5 आ रहा है? स्वामी क्या रहेगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 5। चलो ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। अगर ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है तो ए इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव टर्मिनल, डी इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव टर्मिनल। अगर ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है तो ए को क्या मानेंगे? पॉजिटिव और इसको क्या मानेंगे? नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल मानो, इसको नेगेटिव टर्मिनल मानो। सारा करंट पॉजिटिव से स्टार्ट होकर कहां खत्म होता है? नेगेटिव पे। करंट I1 करंट I2। वैसे तो आपके काफी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, ऐसे करना होती है आपको समझाने के लिए, बस वैसे कर रहा हूँ। इधर देखिए, इसमें सारा करंट कहां से स्टार्ट होगा? सारा करंट ए से स्टार्ट होकर कहां खत्म होगा बेटा? डी पर। यहाँ से करंट I1, यहाँ से करंट I2 मिलके कितना हो गया? I1 प्लस I2 और यहाँ से करंट कितना आया? I3। ये सब आपको समझाने के लिए मैं पूरा क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। जब भी आपको दो पॉइंट के बीच में करंट निकालना होता है, इक्वल रेजिस्टेंस निकालना होता है, एक को वहां पे पॉजिटिव टर्मिनल, एक को वहां पे नेगेटिव टर्मिनल। करंट को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। अब सर्किट को हमेशा पीछे से सॉल्व करना। अब ये सर्किट है, इस सर्किट का सबसे पहले ये वाला सब सॉल्व करो और सब ग्रुप के अंदर भी उनको सॉल्व करना जो पहले किसमें लगे हो? सीरीज। उसके बाद हम बोल रहे हो पैरेलल। तो अगर आप सर्किट को देखोगे तो सर्किट का ये सब ग्रुप है। इस सब ग्रुप के अंदर जितना इसमें लगे हुए हैं सीरीज में, तो 6 और 4 का इक्विवेलेंट 10। तो 6 और 4 10। अब ये 10 और ये 10 किसको हो गए? पैरेलल। तो 6 और 4 दोनों में सेम करंट है, जिसमें सेम करंट आएगा सीरीज में होगा, तो 6 और 4 क्या होगा? 10। अब ये 10 और ये 10 ट्रांसमिशन हो गई पैरेलल में। पैरेलल में क्यों हो गई? दोनों में करंट अलग अलग है। या तो दोनों में करंट अलग अलग है, एक चीज ये दिखा करो, क्या ये दिखा करो कि पैरेलल में होता क्या है कि दोनों रेजिस्टर के एक टर्मिनल एक पॉइंट पर होते हैं, दूसरे टर्मिनल दूसरे पॉइंट पर होते हैं। इसी को तो आप क्या कहते हो? पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि दोनों रेजिस्टर के एक तरफ का टर्मिनल आपस में जुड़ा हो, दूसरे तरफ का टर्मिनल आपस में जुड़ा होता है। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो 6 और 4 कितना हो गया? 10। तो इसको मैं कर देता हूँ 10। चलिए ये हो गया 10। अब इतना ये 10 और 10 किसमें हो गए? पैरेलल में। या तो करंट अलग है, या फिर दोनों रेजिस्टर का एक टर्मिनल ए पर है, दोनों रेजिस्टर का दूसरा टर्मिनल सी पर है, तो दोनों किसमें हो गए? पैरेलल में। तो 10 और 10 का इक्वल क्या हो जाएगा? पैरेलल का 5 1/r प्लस 1/r2 तो 1/10 प्लस 1/10 कितना आ जाएगा बेटा? 5। ये हो गया 5। अब देखो ये हो गया सर्किट। आप खुद बताओ सर्किट के अंदर करंट को देख, सर्किट को देख के बताओ। यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट ये होता हुआ डी तक पहुंचेगा। ये करंट गया, इसमें करंट गया, इसमें करंट आ गया, ये दोनों किसमें आ गए? दोनों में सेम करंट है सीरीज में, तो 5 और 5 का इक्विवेलेंट 10 है। अब ये 10 और 10 किसमें हो गए? पैरेलल। इक्वल कितना हो जाएगा? 5। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा चेक करो क्वेश्चन के अंदर। Equivalent between A and C.
equivalent between A and C. Ten, 5, 15, average 15. Correct. A और C सारा करंट कहाँ से स्टार्ट होगा? A से कहाँ खत्म होगा? C पर। आइए कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट यूं जाएगा और कुछ करंट यूं जाएगा। कितना में करंट क्या जा रहे हैं? से ये किसमें हो गया? सीरीज। कितना हो गया? 15। ये किसमें हो गया? सीरीज। करंट किसमें हो गया? 15। ये 15 और ये 15 और ये 15 तीनों किसमें हो गए? पैरेलल। 15 प्रोडक्ट सबका इक्वल क्या हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। अब निकालोगे पक्का? चलो ए और बी के बीच में इक्वल निकालो। ए और बी क्या है? ए और बी सर्किट का पहले छोटा पार्ट सॉल्व करना है, जिसे सबग्रुप बोलते हैं। सबग्रुप मतलब ये 12 और 6 किसमें लग रहे हैं? पैरेलल। 12 और 6 का इक्विवेलेंट 4। इक्विवेलेंट 4। चलिए सर्किट रिड्यूस हो गया। अब ये बताओ ये दोनों किसमें? सीरीज। कितना हो गया? 10। सीरीज कितना हो गया? 10। ये 10 और ये 10 और ये कॉम्बिनेशन इसमें आ गया पैरेलल। कितना हो गया? तो ये 10 और बटा ये 10 क्या हो गया? इक्वल 5। अब 5 और 5 किसमें आ गए? सीरीज। कितना हो गया? 10। ठीक है, चल हो गया। Equivalent between A and H. Equivalent between A and H. A और H के बीच में इक्विवेलेंट 10।
ए और एच बोला है ना, इसका तो करंट ए से स्टार्ट कहाँ जाएगा, एच पे। इसका तो ये और ये सर्किट का पार्ट नहीं है। जिन दो पॉइंट्स के बीच में बोला जाता है, एक को मानते हैं पॉजिटिव, एक को मानते हैं नेगेटिव, इसका तो सारा करंट पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, खत्म होगा बेटा नेगेटिव पे। तो करंट यूं आएगा, इधर जाएगा, यूं आएगा, इधर जाएगा। इस रेसिस्टर में करंट जाएगा नहीं, इसका तो ये रेसिस्टर सर्किट का पार्ट ही नहीं है, तो ये बिगाड़ नहीं है इससे। अब देखो यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, इधर जाएगा, दोनों सीरीज सीरीज। तो 10 और 10 का इक्वल 5, अब 2 और 5 7, 7 और 3 10। ठीक है, कर लोगे? T current between A and B. कौन सा फिगर है ये? व्हीटस्टोन ब्रिज, ध्यान है ना? करो ट्राई। बैलेंस का बैलेंस है 3:6 2:4। अरे देखना 3:6 1:2 2:4 1:2, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो 10 को क्या हो गया, बेकार हो गया। ध्यान नहीं ये ओमिकली देखते हैं, दृश्य देखते हैं 3/6 1:2 2/4 1:2, तो 3/6 1:2 2/4 1:2, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, बीच में तो हटा दिया। 3 और 2 5, 6 और 4 10, 5 और 10 किसमें हो गए, पैरेलल में। ठीक है, आ गया। Equal between A and B. Two ohms. अगर ये पॉइंट ये वाला पॉइंट नहीं, आपको बताया था टर्मिनल्स which are directly connected by the wire are at same potential। जो भी टर्मिनल सीधे तार से जुड़े होते हैं सबका पोटेंशियल सेम होता है। अगर यहाँ का नाम दे रखा है A तो इधर का भी नाम होगा A, अगर यहाँ का नाम है B तो इधर का भी नाम क्या होगा B। जो भी टर्मिनल सीधे तार से जुड़े होंगे उसका पोटेंशियल सेम होगा। टर्मिनल्स which are directly connected by the wire are at the same potential। तो अगर ये B है तो ये भी हो गया, और ये B है तो ये भी B हो गया। अब एक तरफ ले लो पॉइंट A, एक तरफ ले लो पॉइंट B। A और B के बीच में 6, A और B के बीच में 6,
ए और बी के बीच में 12, ए और बी के बीच में 4, तीनों किसमें होगा बेटा पैरेलल। 1/12 1/6 प्लस 1/4 क्या है 2, निकाल लोगे बड़े आगे। हाँ भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेटा हाउ इज डिफाइन कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये ईएमएफ ऑफ द सेल बेटा सेल का ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द अच्छा एक और होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। पहले इसको और देख लो डीसी अपॉन एटी internal resistance of cell obstruction offered by cell या obstruction offered by electrolyte in the flow of current obstruction offered by electrolyte in the flow of current is called internal resistance. What is internal resistance? Obstruction offered by electrolyte in the flow of current is called internal resistance. जो ऑब्सेशन ऑफर करती है इलेक्ट्रोलाइट करंट को फ्लो होने में उसको क्या बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितना ज्यादा गैप होगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों? हाँ भाई इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। क्यों? Because flow of electrons will हाँ वो हाँ बेटा बोल पार्ट बताएगा पार्ट बता बेटा नहीं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जितना ज्यादा गैप होगा आयंस को उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और आयंस जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उतने नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होंगे और जितने नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। कोलिजन ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा। So internal resistance is directly proportional to the distance between the electrodes. More the distance, more will be the number of collisions. More will be the number of collisions. More will be the internal resistance. Directly proportional to concentration. जितनी concentration ज्यादा होगी उतना internal resistance ज्यादा होगा। Concentration ज्यादा का मतलब है more the number of ions per unit volume. जितना solute ज्यादा होगा solvent के अंदर जितना salt ज्यादा dissolve हो जाएगा उतना आयंस की क्वांटिटी ज्यादा होगी और जितनी आयंस की क्वांटिटी ज्यादा होगी उतना कोलिजन ज्यादा होंगे जितने कोलिजन ज्यादा होंगे उतना इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। जितना टेंपरेचर ज्यादा होगा विस्कोसिटी उतनी कम हो जाएगी। विस्कोसिटी कम का मतलब क्या है डेंस लिक्विड की डेंस कम हो जाएगा। लिक्विड कम डेंस हो जाएगा तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। Inversely proportional to area of the electrodes inside the electrolyte. Inversely proportional to area of the electrodes inside the electrolyte. Inversely proportional. Electrodes जितने ज्यादा पानी के अंदर होंगे electrodes जितने ज्यादा पानी के अंदर होंगे इलेक्ट्रोड्स जितने ज्यादा पानी के अंदर होंगे उतने आयंस को डिपॉजिट होने के लिए स्पेस ज्यादा मिलेगा और जितना आयंस को डिपॉजिट होने के लिए स्पेस ज्यादा मिलेगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। क्या होगा? कम होगा। और अगर मान लो स्पेस कम मिलेगा डिपॉजिट होने के लिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस ठीक है तो जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा जितना एरिया ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम
जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम, इसको क्या बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है सेल की। सेल ही से इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर्म करता है, इलेक्ट्रोलाइट के कारण बाकी कोई ऑफर नहीं करता। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मान लीजिए ये सेल है, सेल का ईएमएफ ई है और सेल के बगल में क्या रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और सिर्फ बॉक्स में एनक्लोज कर देते हैं, इसका ना ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये सेल है, ठीक है। अब सर्किट में करंट को या चार्ज को फ्लो करवाना है, तो सर्किट में करंट या चार्ज को फ्लो करवाने के लिए बैटरी को क्या करना पड़ेगा वर्क डन। तो बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, किसके अगेंस्ट में बैटरी को चार्ज को फ्लो करवाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट में इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में। जब चार्ज फ्लो होगा तो ऑक्सीडेशन उसे रोकेगा, उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा, बैटरी की एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में जो बैटरी को वर्क डन करना पड़ता है उसको तो क्या बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं ईएमएफ। सो हाउ यू फाइंड ईएमएफ। EMF of cell is defined as work done by cell, the amount of work done by cell in moving a unit positive charge throughout the circuit, including the cell. Total amount of work done by cell in flowing a unit positive charge throughout the circuit, including the cell. सर्किट के अंदर चार्ज को फ्लो करवाने के लिए और सेल के अंदर भी चार्ज को फ्लो करवाने के लिए जो सेल को टोटल वर्क करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। सो ईएमएफ ऑफ द सेल इज डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द सर्किट इंक्लूडिंग द सेल, इसको हम क्या बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं ईएमएफ। सो ईएमएफ इज डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द सर्किट इंक्लूडिंग द सेल, इसको हम क्या बोलेंगे ईएमएफ। EMF is scalar और वेक्टर। वैसे तो ये क्या है स्केलर। वर्क डन की यूनिट क्या है जूल, चार्ज की क्या है कूलम, तो इसकी यूनिट क्या होगी 1 वोल्ट। क्या होगी बेटा 1 जूल पर कूलम। हालांकि ये है तो स्केलर क्वांटिटी, परंतु हम फिर भी इसको डायरेक्शन देते हैं। इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। बेटा EMF की डायरेक्शन कहां से कहां रहती है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल। सेल के अंदर EMF की डायरेक्शन कहां से रहती है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो EMF is defined as total amount of work done in flowing a unit positive charge throughout the circuit including the cell, और बेटा इसकी यूनिट क्या होगी जूल पर कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। इतना आ गया। अब एक दूसरा टर्म होता है, इसका मतलब यहाँ पर चार्ज फ्लो करना और यहाँ पर अगर चार्ज को सिर्फ A से B तक फ्लो करवाया जाए उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा ध्यान रखना EMF सेल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ सेल पे डिपेंड करता है। सेल के इलेक्ट्रोड्स का नेचर, इलेक्ट्रोलाइट्स का नेचर, तो EMF किस पे डिपेंड करेगा EMF is the characteristic property of the cell depends upon the nature of electrolyte and electrodes. EMF is the characteristic property of the cell depends upon the nature of electrolyte and electrode. जो EMF होता है वो characteristic property होती है सेल की, किस पे डिपेंड करता है nature of electrolyte और nature of electrode। ये इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे और उसके कैरेक्टरिस्टिक नेचर पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के नेचर पे, ठीक है। ये क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज। वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to another point in the circuit या across any one resistor। किसी भी रेसिस्टर के अक्रॉस चार्ज को फ्लो करवाने के लिए सेल को वर्क करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। मतलब यहाँ के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज और होगा, हर रेसिस्टर के अक्रॉस जो वर्क करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, total amount of work done in moving a unit positive charge across any resistor या from one point to another point of the circuit is called the terminal voltage। कहने का मतलब है कि सेल के अंदर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कहां की बात हो रही है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, सेल को इंक्लूड नहीं करना, तो उसको क्या बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। ये हो गया EMF, ये क्या हो गया टर्मिनल वोल्टेज। अब EMF और टर्मिनल वोल्टेज के तीन कंडीशंस होती हैं बेटा। पहला केस कौन सा होता है पहला केस if cell is discharging
अगर आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है मतलब सेल सर्किट में करंट दे रहा है, ठीक है। अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है इसका तो सेल सर्किट में करंट दे रहा है। ठीक है, इफ सेल इज डिस्चार्जिंग, अगर सेल डिस्चार्ज हुआ, इफ सेल इज डिस्चार्जिंग इसका मतलब सेल सर्किट में करंट दे रहा है। तो जब सेल सर्किट में करंट देता है तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज का रिलेशन होता है V इज इक्वल टू E माइनस IR। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ के बीच में रिलेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो जब आपका सेल डिस्चार्ज होता है इसका मतलब सर्किट को करंट देता है, तो उस समय पे टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ के बीच में रिलेशन क्या आएगा बेटा, V इज इक्वल टू E माइनस IR। क्या आएगा बेटा, V इज इक्वल टू E माइनस IR। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ। इस वाली इक्वेशन को लिख के ये बताइए कि V बड़ा है या E बड़ा है, V बड़ा है या E बड़ा है। तो इस कंडीशन में ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा और टर्मिनल वोल्टेज कम है। इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल। तो डिस्चार्जिंग के समय पे जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो सेल के ईएमएफ के मुकाबले कम हो जाता है। जितना ज्यादा करंट देते जाओगे वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग इसका ग्राफ बनाओगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आता है। अगर हम इसे कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस c से, तो y एक्सिस पे क्या दे रखा है, y पे क्या दे रखा है, टर्मिनल वोल्टेज, x एक्सिस पे करंट। अब इंटरसेप्ट कितना है, प्लस c, पॉजिटिव है नेगेटिव इंटरसेप्ट है, c e प्लस है या माइनस है, पॉजिटिव। इंटरसेप्ट कितना है, पॉजिटिव। स्लोप क्या है, नेगेटिव। इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, माइनस r, ठीक है। आ गया, ठीक। अब किस सिचुएशन में ये डिस्चार्ज, जब सेल क्या हो, सर्किट को करंट देगा। अगर आपका सेल ओपन सर्किट में आ जाए, किसमें आ जाए, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है कि सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्विच को ओपन रखते हैं, स्विच को खुला रखते हैं। अगर स्विच ओपन है तो ये ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता तो टर्मिनल वोल्टेज किस बराबर हो जाता है, तो करंट अगर I 0 के बराबर है, अगर ये ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, V E के बराबर रहेगा, तो V E। तो अगर ये ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट का टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू किस बराबर रहेगी, EMF के बराबर रहेगी। इन ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। In open circuit, terminal voltage is equal to EMF of the cell. Discharging में V equals to E minus I है, open circuit में V equal to E। अगर सेल चार्ज हो रहा हो, अगर सेल चार्ज हो रहा है तो चार्जिंग में V क्या होता है, E प्लस IR। अगर सेल चार्ज हो तो चार्जिंग कंडीशन क्या होगी, V equal to E प्लस IR। और इसका आज तक कभी ग्राफ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं आया, आए तो उसको याद कर लो बस। E I, इसका भी स्लोप क्या होगा, R के बराबर, ठीक है। आ गया, इस ग्राफ को और से देखो। जब टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाएगा किसकी वैल्यू आएगी बेटा, या फिर करंट जब 0 है, इस वाले फिगर में टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल्स टू E माइनस IR। जब टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाएगा, अच्छा ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस। y एक्सिस का मतलब किसकी वैल्यू है बेटा, करंट। y एक्सिस पे करंट क्या रहेगा, इस वाली एक्सिस के लिए करंट की वैल्यू क्या होगी,
जीरो। अगर करंट को जीरो कर दो तो बी बराबर हो जाएगा ई के बराबर क्या था। इंटरसेप्ट सीधा क्या देता है, ईएमएफ ऑफ दिस सेल, क्या देता है, ईएमएफ ऑफ दिस सेल। इस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट होगा वो हमें डायरेक्ट क्या देगा, ईएमएफ ऑफ दिस सेल, क्या देगा, ईएमएफ ऑफ दिस सेल। बस ये देख लेना कि एक सेल दे रखा है या एक से ज्यादा। अगर एक से ज्यादा सेल होंगे तो जितना भी होगा डिवाइडेड बाय 4 करो, ठीक है। जितने भी सेल होंगे क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 4, कितना आ गया, ठीक है। इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज छोटा भी हो सकता है, टर्मिनल वोल्टेज बड़ा भी हो सकता है, टर्मिनल वोल्टेज बराबर भी हो सकते हैं। टर्मिनल वोल्टेज छोटा कब होगा, डिस्चार्ज में। टर्मिनल वोल्टेज बड़ा कब होगा, चार्ज में। टर्मिनल वोल्टेज बराबर कब होगा, ओपन सर्किट। टर्मिनल वोल्टेज जीरो कब होगा, शॉर्ट सर्किट। यानी शॉर्ट सर्किट क्यों बताया था, ध्यान नहीं होगा, खैर। शॉर्ट सर्किटिंग आपको बताया था कि जब रेसिस्टर जीरो हो जाता है। ई आर, ये ई है, ये आर है, और रेसिस्टेंस क्या है, जीरो। अगर ये ईएमएफ है ई, ये रेसिस्टर आर है और ये कैपिटल आर क्या हो गया, जीरो। अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जीरो होता है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किटिंग में टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है, जीरो। याद रहेगा, ठीक है। आ गया, देखिए सेल को कॉम्बिनेशन कैसे कनेक्ट करते हैं। बेटा रीजन नहीं हो पाएगा, बच्चों को घर पहुंचना है, क्लास उनकी कैसी है, ऑनलाइन, सब घर पे पहुंच चुके अभी, यहीं से कर लो सब लिया पासवर्ड, एक पासवर्ड आ जाओ, ठीक है। चलो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कितने देर पहले छोड़ो, 5 मिनट पहले घर से निकला ही तो, अभी छोड़ो। आपको क्या ये बताओ, ऑनलाइन ही है। अरे कितनी देर बची है बेटा मीटिंग में, 4 मिनट बचे हैं। 4 मिनट है ना यार, इतनी देर से 4 मिनट तो हो गया यार, तुमने पहले ही बोल दिया, मैंने सोचा शर्त खत्म होने वाली है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, हाँ भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, बेटा ये वेरियस सेल्स हैं जो सीरीज में लग रहे हैं। सेल का ईएमएफ ई, सारे सेल्स का ईएमएफ क्या है, सेम डायरेक्शन। जब सारे सेल्स का ईएमएफ सेम डायरेक्शन तो सबका ईएमएफ क्या हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा। तो नेट ईएमएफ कितना होगा, सारे ईएमएफ को जोड़ दो n टाइम्स ई प्लस ई प्लस ई अप टू n टाइम्स। तो नेट ईएमएफ कितना हो गया, एन ई। रेसिस्टेंस को जोड़ोगे तो एन आर। करंट कितना होगा, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, एन आर प्लस कैपिटल आर। तो अभी टोटल रेसिस्टेंस का होता है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। परंतु सवाल ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन यूज किया कब जाता है, क्या हर बार हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करके, ऐसा नहीं होता। सीरीज कॉम्बिनेशन सिर्फ तब यूज करना चाहिए जब आपका इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ही कम हो। अगर इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत कम हुआ, अगर इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत कम होगा, अगर मैं इस वाले टर्म को इग्नोर करूं, या मान लीजिए कैपिटल आर बहुत ज्यादा है,
ठीक है। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इग्नोर। क्या आएगा रिजल्ट, एन बाई आर। इसका मतलब ये कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट हमें एन टेंस मिलेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट हमें एन टेंस मिलेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट हमें एन टेंस मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो सेल किस लगाना चाहिए, सीरीज में। If internal resistance is small, cells should be connected in series combination. अगर internal resistance कम होता है तो हमें सेल को किस लगाना चाहिए, सीरीज। तो सीरीज में सेल्स को लगाने का फायदा तभी है जब उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता तो आर इग्नोर कर देते, और अगर आर इग्नोर कर देते तो एन से चलाएं तो ई बाई आर, तो करंट तो मात्र एक सेल के बराबर मिलता है, इससे कोई फायदा नहीं होता। इसका मतलब सेल्स को सीरीज में कब कनेक्ट करना चाहिए, cells should be connected in series when internal resistance is very small. तो cells को सीरीज में तभी कनेक्ट करो जब इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो cells को सीरीज में कनेक्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। समझ में आ गया? सारे सेल्स है ये में इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम। एक ही सेल को उल्टा लगा दिया तो ईएमएफ की डायरेक्शन क्या